आप लोग सुन रहे होंगे आजकल, फाइनेंशियल चैनल्स में सुन रहे होंगे, फाइनेंशियल अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि जिस प्रकार से 2006-07 में सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका के बैंकों में आई थी और पूरी विश्व की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ गई थी, उसी प्रकार से दो बैंकों का नाम आजकल आप सुन रहे होंगे। एक सिलिकॉन वैली बैंक और एक सिल्वर गेट बैंक। ये दो बैंक अमेरिका के जो हैं वो समस्याग्रस्त हैं। इनके शेयर प्राइसेस करीब 50% गिर चुके हैं और इनकी समस्या बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, इस सूचना से जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो पिछले 3-4 दिन से, जब से ये समस्या सामने आई है, उनके शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं और निवेशकों में घबराहट है। और भारत के मार्केट भी 2 दिन में गिरे हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो भारत के मार्केट गिरे हैं इस पर भी ये प्रभाव है कि जो अमेरिका के ये दो बैंक्स, सिलिकॉन वैली बैंक और सिल्वर गेट बैंक पे जो ये प्रभाव पड़ा है, क्या इसका असर भारत के शेयर मार्केट पे पड़ रहा है। अब दूसरी बात आपको ये सोचनी है कि वास्तविकता में ये घटना क्यों घटित हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी समस्या क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी बैंक समस्याग्रस्त हो सकता है क्योंकि किसी भी बैंक की कार्यवाही में, उसकी कार्यप्रणाली में, उसकी आर्थिक मजबूती में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। एक तो उसके अंदर अंश पूंजी और जो डिपॉजिट्स हैं मार्केट से जो वो लेता है उसका अनुपात क्या है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है उसका मुख्य आधार होता है ये देखने का कि किसी भी बैंक में जो अंश पूंजी है और जो मार्केट से उसने पैसा उठाया है उसका अनुपात क्या है। भारतीय बैंक सुरक्षित हैं क्योंकि उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो काफ़ी ज़्यादा है और जो बाज़ार से उन्होंने डिपॉजिट्स लिए हैं और जो लोन उठाए हैं वो अंश पूंजी की तुलना में कम है। सब प्राइम क्राइसिस में भी ये समस्या हुई थी कि अमेरिकन बैंक्स ने लालच में पड़कर बहुत ज़्यादा मार्केट से पैसा उठा लिया था और उसको मार्केट में सब प्राइम बोरोवर्स को दे दिया था। और इस बार भी कुछ उसी प्रकार की चीज़ें घटित हो रही हैं और बैंक की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उसमें डिपॉजिट्स लगातार बढ़ते रहें। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको कासा रेशो के बारे में बताया था कि जितने ज़्यादा करंट अकाउंट्स होंगे, सेविंग्स अकाउंट होंगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है बैंक की वो कम होती है उन बैंक की जिसमें करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ज़्यादा होते हैं, और जिसमें कम होते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिनकी कम होती है उनके फ़ायदे में रहने की संभावना ज़्यादा है बनिस्पत उनके जिनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है और जो डिपॉजिट्स मार्केट से ज़्यादा उठाते हैं अंश पूंजी की तुलना में। अब इन बैंक्स में हुआ क्या? इन बैंक्स में ये हुआ कि एक तो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा थी। जो दूसरे बैंक्स, अगर जेपी मॉर्गन वगैरह को आप देखें तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, इन बैंक्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने मार्केट से डिपॉजिट ज़्यादा उठाए थे। और अगर डिपॉजिटर्स में समझ, और इनका जो बोरोवर्स थे वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स थे। अब सवाल ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं और उनका सोर्स ऑफ फंडिंग है, अगर वो डिस्टर्ब हुई और डिपॉजिटर्स की समस्या बढ़ी और इंटरेस्ट रेट क्योंकि बढ़ रहा है, अमेरिका में भी बढ़ रहा है, यूरोप में भी बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो मार्केट से पैसा आप बोरो करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, डिपॉजिट्स आने आपके बंद हो जाते हैं। अगर तो उस स्थिति में अगर आपके पास डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो बैंक अपने को बचाने के लिए करेगा क्या? बैंक अपने को बचाने के लिए क्या करेगा? जो उसके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें, 4 शब्द आप सुनते होंगे, CRR, SLR और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये सवाल ये है कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ थी इस बैंक के पास, जिसको कैश की तरह इक्विवेलेंट आप मानते हैं, कभी भी आप पैसा बना सकते हैं उसको मार्केट में बेचकर। जैसे आपके पास मान लीजिए FD है 7% इंटरेस्ट की, 1 साल की FD है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई 6 महीने के बाद, तो आप उसको थोड़ा के बैंक में कैश तो विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन आपको 7% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैंक उसमें कुछ इंटरेस्ट काटेगा।
तो इन बैंकों ने क्या किया, जो इनकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी उनको मार्केट में बेचा, क्योंकि उनको कैश क्रंच आ गया था, डिपॉजिट ट्रैप में वो फंस गए थे। इसलिए जब उन्होंने अवधि के पहले, मैच्योरिटी पीरियड के पहले अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचा तो उनको कम रिटर्न मिला। एक तो कम रिटर्न मिला, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, डिपॉजिट ट्रैप में वो आ गए, और जो उनके पैसे लेने वाले थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो बैंक जो है ट्रैप में आ गया। ये समस्या अभी तक की जो घटनाएं घटी हैं और अभी तक जो विश्लेषण से समझ में आया है, उससे ऐसा लगता है कि ट्रैप का मुख्य कारण है। अब दूसरी बात ये देखनी है कि जब सबप्राइम क्राइसिस अमेरिका के अंदर हुआ था तो भारत के बैंक बिल्कुल सुरक्षित थे। आपने देखा था कि भारत की जीडीपी भी बढ़ी थी, शेयर मार्केट जरूर टूटा था, लेकिन बैंकों में कोई समस्या नहीं हुई थी, जबकि अमेरिकन बैंक्स क्रैश कर गए थे। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा था, और बैंक जो है क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है तो डिपॉजिटर्स बहुत ज़्यादा पैसा अपने बैंक में पार्क करते हैं, तो कैश लिक्विडिटी भी नहीं थी, और जो हमारे यहाँ लोन देने की प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा दकियानूसी है, जो दकियानूसी है अच्छी है, क्योंकि वो लोन कम देते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का फ्लैट खरीदेंगे, आपको 60 लाख का लोन देंगे, और ज़्यादा उत्साह में ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए अगर 1 करोड़ के मकान पे 1 करोड़ का लोन दे देंगे तो मानी बात है कि जो सिक्योरिटी होगी वो कम हो जाएगी और उनका पैसा खतरे में पड़ने की ज़्यादा संभावना ही है होगी। जो सब प्राइम क्राइसिस में अमेरिकन बैंक्स ने किया था, भारतीय बैंक उतने लिबरल नहीं हैं, उसका फ़ायदा हमें मिला और ये नहीं हुआ। भारत में आज जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और जो इक्विटी डेट रेशियो है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो अंश पूंजी है उसकी तुलना में जो मार्केट का डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए अभी तक का जो विवेचना है और जो विश्लेषण है, मुझसे ऐसा लगता है कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है और सिल्वर गेट बैंक है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत के बैंकिंग प्रणाली पे पड़ने की संभावना नहीं है। अभी तक के विश्लेषण से ऐसा कहा जा सकता है, जब आदेश सूचना मिलेगी और विस्तृत रिपोर्ट मिलेगी, उसकी एनालिसिस होगी, तब उसके बाद अगर कोई अगले खंड में मैं आपसे कोई बात कर पाऊंगा, मैं फिर आपके सामने पेश होऊंगा, फिर आपके सामने प्रस्तुतिकरण दूंगा। अभी तक से ऐसा ही लगता है कि बैंक जो है वो डिपॉजिट ट्रैप में फंस गया है, उसके बाद पैसे की कमी हो गई है, और उस कैश लिक्विडिटी को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेचा है, और उसकी वजह से ये सारी समस्या हुई है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम भारतीय बहुत ज़्यादा बाई नेचर दकियानूसी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसका फ़ायदा 2007-8 में भी मिला था और अभी भी बैंकिंग सिस्टम को मिलेगा, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। थैंक यू।